हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। अब हम चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने प्लानिंग, डायरेक्ट प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में पढ़ा। साथ में सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि भैया लॉन्ग पीरियड प्लान्स, शॉर्ट पीरियड प्लान्स क्या होते हैं। आज जो हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है अचीवमेंट या सक्सेस ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल हाँ जी, क्या अचीवमेंट रहे, क्या हमने प्लानिंग से प्राप्त किया, क्या हमें मिला। बिल्कुल हाँ जी, हमें सक्सेस में क्या क्या मिला प्लान करने के बाद में, जो कि हमारे प्लानर्स के अकॉर्डिंग था। बिल्कुल हाँ जी, वो चीज आज हम पढ़ेंगे। लेट बी स्टार्ट। सबसे पहला जो आज सक्सेस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बिल्कुल हाँ जी, जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो हमारी नेशनल इनकम या नेशनल इकोनॉमी जो थी ना, वो स्टैंडर्ड इकोनॉमी थी। नियरली हम 0.5% ही हमारी नेशनल इनकम थी। बिल्कुल हाँ जी, हमने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया तो हमने ये सोचकर बनाया था कि हम 2.1% इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल हाँ जी, फर्स्ट जो प्लान था हमारा उसमें हम ये सोच के चल रहे थे कि भैया 2.1% इंक्रीज करेंगे, लेकिन हुआ ये कि हम 4.1 पहुंच गए। बिल्कुल हाँ जी, हम अच्छा से खासा पहुंच गए। फिर सेकंड प्लान में पहुंचे तो हमने सोचा कि थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन सेकंड प्लान में हम कहां तक पहुंचे, 4.6 पहुंचे। लेकिन पहुंचे जरूर, बढ़ रहे थे हम। ऐसे ही 12th प्लान तक हम 6.8% पर पहुंचे। काफी ऐसे प्लान रहे हैं जो नहीं पूरे हुए नेशनल इनकम के, या हमारी इंक्रीज इन इलेक्शन में नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम ये देखिए कि 0.5 से 6.8 तक पहुंचे थे। नेशनल इनकम बढ़ी हमारी। नेशनल इनकम कैसे बढ़ी? नेशनल इनकम बढ़ी हमारी जीडीपी से। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, वर्क ज्यादा करा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा आ गई, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करें, एम्प्लॉयमेंट काम करना शुरू कर दिया गया और लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिली। जब लोगों को सैलरी मिली तो जाहिर सी बात है इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, जिसे क्या बोला गया, सेकंड पॉइंट बोला गया, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल हाँ जी, अचीवमेंट का जो दूसरा प्लान है वो है कि भैया पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, पीसीआई। बिल्कुल हाँ जी, याद रख लो, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। पहले की जो इनकम थी नियरली भैया 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए थी, उसको बढ़ाकर इस समय उस समय कर दी गई कितनी, 100 रुपए, 200 रुपए। एग्जाम्पल है, ऐसे बढ़ा दिया गया। क्या जैसे बढ़ता है ना, कैलोरीज बढ़ती है, वैसे वैसे भी हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। बिल्कुल हाँ जी, यही चीज है। फर्स्ट प्लान के अंदर हम कितने पहुंचे, 2.7% से बढ़कर, कब, ये 1951 में था। और ये 12th प्लान, बिल्कुल हाँ जी, लास्ट जो देखा गया 2017-18 के एंड में देखा गया कि ये कितना पहुंच गया, 5.5% पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। कैसे बढ़ी बताया मैंने, इंडस्ट्री लगने से लोगों को जॉब मिली, जॉब लगने के बाद में क्या हुआ, जॉब लगने के बाद में उनको सैलरी मिली, और सैलरी मिलना ही पर कैपिटा इनकम होता है। बिल्कुल हाँ जी, जैसी बात है, उनको इनकम मिलने लगी, और इनकम जब मिल रही है तो देश की भी नेशनल इनकम बढ़ रही है। रिलेटेड फंक्शन है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से जॉब के बाद सैलरी, सैलरी के बाद में पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम के बाद में उसी से रिलेटेड नेशनल इनकम भी बढ़ना शुरू हो गया। ये दो अचीवमेंट थे मेनली, जो लोगों के पास में उस समय नहीं था। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड इकोनॉमी में सरवाइव कर रहे थे, और बहुत मुश्किल था अपने आप को डेवलप करना, जो इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए डेवलप करने की कोशिश करी। बिल्कुल हाँ। थर्ड देखते हैं, थर्ड है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल हाँ जी, उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था। जब पैसा नहीं था तो जाहिर सी बात है उस समय इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। भैया उस समय अगर कोई इंडस्ट्री लगाने को कह रही थी गवर्नमेंट, तो उसी समय लोग हाथ खड़े कर देते थे, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा था और वो भी लगाना नहीं चाहते थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी ताजा ताजा आजाद हुआ है। बिल्कुल हाँ जी, अभी ताजा ताजा आजाद हुआ है, और लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि वो हमारे गुड्स को खरीद सके। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड इकोनॉमी है, भुखमरी की कगार पर खड़े थे, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते थे। लो इन्वेस्टमेंट,
लो इनकम, लो पर कैपिटा, लो नेशनल इनकम, सब चीज फंसा हुआ था, जैसी बात है। तो उसको देखते हुए प्लान बनाए गए कि भैया क्या लेकर आओ, इंडस्ट्री लेकर आओ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग बाग, लोगों की इनकम, सैलरी मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ रही थी तो लोगों ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने धीरे धीरे सेविंग्स करनी शुरू कर दिया। और जो इन्वेस्टर्स थे उनको रियलाइज हुआ कि भैया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया भी धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इंडिया डेवलपमेंट हो रहा था, इसके तहत क्या हुआ, काफी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी या सेकेंडरी, किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग करना शुरू कर दिया। ये अचीवमेंट था आपका 5 ईयर प्लान का या प्लानिंग का। फोर्थ जो अचीवमेंट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमको खुद पता है, हमको बताया गया, ये हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज्यादा डिक्लाइन था। हाँ, 72%, नियरली 72% हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे। फिर भी इंगेज ही थे, उससे हमारी जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, याद रख लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, सिर्फ काम कर रहे थे बस। और उस समय में कब जब ब्रिटिशर्स थे तब तो फायदा भी उन्हीं का ही हो रहा था, हमारा तो ना के मुकाबले था। क्यों? क्योंकि जमींदारी सिस्टम लगा हुआ था, हमें हमेशा क्या देना पड़ता था भैया, रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। बिल्कुल हाँ जी। उसके बाद में जमीन के टुकड़े इधर उधर, लैंड सीलिंग हेयर एंड देयर पीसेस थे, उसके कारण भी क्या था, हम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बिल्कुल हाँ जी। फोर्स एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था, इसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसको दूर करने के लिए प्लानिंग आया, और प्लानिंग का फोर्थ अचीवमेंट भी यही है कि हम इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल हाँ जी, 2 तरीके से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस ला दिया। कौन? इंस्टीट्यूशनल का जो दूसरा नाम है वो है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, बिल्कुल हाँ जी, जमीन को, भूमि को सुधार कर हमने, या भूमि का प्रोसेस को सुधार कर हमने उसको डेवलप कर दिया। कैसे? बिल्कुल हाँ जी, 2 तरीके थे भैया, लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल। लैंड रिफॉर्म ने क्या बोला कि भाई जमींदारी सिस्टम को हटा दो, जो मीडिएटर्स हैं उनको हटा दो, जो उस पर काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनको दोबारा एलोकेट कर दो, रीएलोकेटेड ऑफ लैंड सिस्टम, उनको एलोट कर दो। दूसरा क्या बोला कि भैया रेगुलर जो रेंट देते थे उसकी प्रथा बंद कर दो, वो खत्म कर दो। तीसरा क्या करा, चकबंदी ला दो। क्या? जो जमीन इधर उधर पड़ी हुई है किसानों की, एक ही किसान की इधर उधर पड़ी है, उसको इकट्ठा कर दो। जब उसका एक बल्क में हो जाएगा, एक ज्यादा जमीन का टुकड़ा हो जाएगा, तो वो कल्टीवेशन ज्यादा करेगा। ये भी प्लानिंग था, प्लानिंग का एक पार्ट था। साथ में हम क्या पर आ गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी क्या याद आ जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिल्कुल हाँ जी, हरित क्रांति आ गई। इसी में हमने क्या करा, हैवी सीड्स आ गए। उसके बाद में हम क्या आ गए, इरिगेशन की फैसिलिटीज इसी में अच्छी खासी आ गई। फिर आपको कीटनाशक दवाइयाँ, बिल्कुल हाँ जी, इसी में मिलने लगी। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसी में ही आने लगा। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर और डेवलप हो गया। हम अब खुद उगाते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उगा लेते हैं। अब हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ चुके थे। ये समय था। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ बोलता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल हाँ जी, उस समय में जो हमारी इंडस्ट्री थी वो सिर्फ एक थी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, टिस्को, टाटा एंड स्टील आयरन कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या करा, टाटा के साथ में कॉटन आ गया, कॉटन के साथ में आयरन आ गया, आयरन के साथ में अनदर स्टील प्लांट्स आ गए, या अनदर हैवी इंडस्ट्रीज आ गई। ये क्या हुआ, ये आने से हमारा ग्रोथ भी होना लग गया। साथ में हम क्या करने लगे, ये आया, इसके साथ हमने लोगों को इनवाइट करा कि आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए भारत में। और भारत के ही लोग, इंडिया के ही लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे इसकी ग्रोथ होनी शुरू कर दी गई। एक ब्रांच, 1 से 2 ब्रांच, 2 से 3 ब्रांच, 3 से 10, 10 से 20, 20 से 100 ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस ओपन होने लगे। ये ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन अचीवमेंट हमें प्राप्त की, किससे, प्लानिंग से। नेक्स्ट जो है
और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तो यकीन मानिए उस देश की इकोनॉमी डेवलप होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देख लीजिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जाहिर सी बात है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी आती है, पावर जनरेशन कम इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिए। साथ में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आती है, उसी को हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिस पर इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड हो। बिल्कुल हाँ जी, सर्विस सेक्टर हम ज्यादातर इसे बोलते हैं, सर्विस सेक्टर पूरा डिपेंड है इस पर, याद रखिएगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर 5 ईयर प्लान, ये प्लानिंग कमीशन के कारण बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। हर जगह पर हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज्यादा लेकर आ गए। आप जो मोबाइल चला रहे हैं वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ट्रांसपोर्ट, जो आप सुपर बाइक या बाइक या कार नॉर्मल चला रहे हैं या तो कोई भी बाहर से चला रहे हैं, कोई भी कंपनी की, मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टिकुलर कंपनी, किसी भी कंपनी की, वो भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज के समय में एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के अंदर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है बहुत अच्छी दी गई, ये भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ में पावर जनरेशन, बिल्कुल हाँ जी, पहले शहरों में लाइट हुआ करती थी, वो भी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे के लिए। गांव में कोई पता ही नहीं था, रूरल एरिया में कोई पता ही नहीं था लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बिल्कुल हाँ जी, लेकिन प्लानिंग कमीशन के तहत या जो हमने प्लान करा उसके तहत अब शहरों में नहीं ज्यादा तो अबाउट ऑफ 20 to 24 आवर के लिए लाइट तो रहती ही रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। साथ में रूरल एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी टाइमली पहुंच रही है और धीरे धीरे इसका एक्सपेंड फॉर्म भी हो रहा है। साथ में इसके साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी दी गई। बिल्कुल हाँ जी, बैंकिंग की फैसिलिटीज हर जगह हर किसी व्यक्ति को दी गई, जिसमें यह भी बोला गया कि आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो कोई ज्यादा तामझाम नहीं, 0 बैलेंस पर भी आपका खाता खोला जाएगा। यही प्लानिंग का ऑब्जेक्ट था। अब आगे चलते हैं। इसी में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे जो है भैया, बहुत मेनली बात बताने जा रहा हूं। रेलवे जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल है जी, रेलवे लाइन ने क्या लार्जेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइन जो है वो रेलवे की, या रेलवे वो इंडिया में ही है सबसे बड़ी। उसके बाद में पावर जनरेशन, बिल्कुल हाँ जी, 1951 या 50 के समय में हमारे इंडिया में जो पावर जनरेशन होती थी वो 2300 मेगावाट होती थी, 2300 मेगावाट। लेकिन इसको 2019 तक, बिल्कुल हाँ जी, 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट होते होते तक हम 3,56,818 मेगावाट तक लेकर आ गए। और जायज बात है, उम्मीद ये है कि ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन तरक्की डेवलपमेंट कर ही रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा मेगावाट हो जाएगा, जो हर गांव, हर कस्बे, हर घर में उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल हाँ। इसी के बाद में जो चलता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है समाज का क्या भला हुआ। बिल्कुल हाँ जी, प्लानिंग ने 5 ईयर प्लानिंग जो बनाई गवर्नमेंट ने, उसमें समाज का भला क्या हुआ, हेल्थ एंड एजुकेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करा। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा नहीं था, सबको पता है बिलो टू 16% ही था। उसको डेवलप करने की पूरी कोशिश की, जिसमें हर घर में एक बच्चा पढ़ने की कोशिश करवाया गया, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑल ऑफ दीज। आज के समय में इसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी सेक्टर मिलकर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने आपके बच्चे के लिए 5 ईयर टू 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन पॉलिसी रख रखी है गवर्नमेंट स्कूलों में। आपको उसके लिए 1 भी रुपया नहीं खर्च करना है। साथ में अब इसमें हेल्थ फैसिलिटीज भी दी गई। हेल्थ फैसिलिटीज में बोलता है कि यहाँ पर अब आपको सरकारी अस्पताल उपलब्ध होते हैं, जहां आपको कुछ पैसे में ही ट्रीटमेंट करवाया जाता है। कुछ पैसे का मतलब यहाँ लाख रुपए नहीं है, यहाँ सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए की पर्ची कटती है और उसी से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल हाँ जी, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। पहले जो हमारी डेथ रेट थी वो नियरली 1951 टू 52 के समय में जब हमने देखा था तो 27% इन 1000 में से नहीं रहते थे, डेथ हो जाती थी।
और वो घटकर इस समय 6.3 या 6.4% ही रह गए हैं। मतलब 1000 में से 6 या 7 ही पर्सन रह गए हैं जो किसी डिसीज से डेथ होती है, किसी बीमारी के कारण मृत्यु होती है। इसी के बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो उस समय 1951 में नियरली 31 या 32% था, जो बढ़कर इस समय 2018-19 के समय में जो हमने पता करा तो पता चलता है कि ये 69.8, बिल्कुल हाँ जी, 69 साल तक आराम से व्यक्ति सरवाइव कर लेता है, जी लेता है। यही चीज इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अचीवमेंट था। ये सारी चीजें अचीवमेंट थी 5 ईयर प्लान की या इंडिया के प्लानिंग की, जो कि इसका नाम आज के समय में नीति आयोग रखा गया है। मजे की बात और एक और बात है बहुत अच्छी, वो है आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपको जानकर खुशी होगी या हैरानी होगी या प्रशंसा होगी, भगवान जाने, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ जो होगा वो ये है कि इन 2013 में इंडिया 5th रैंक पर इन द वर्ल्ड में इकोनॉमिक इंडस्ट्री के अंदर, याद रख लीजिए 5th रैंक पर है इस समय 2023 में। इससे पहले 2018-19 के समय में कहा गया कि ये टॉप 10 रैंक में आ रहा है। इस समय टॉप 10 में आ तो रहा है, 5वें रैंक पर है, पीछे रैंकों पर नहीं है अनदर कंट्री के मुकाबले जो हमारे साथ ही आजाद हुए हैं, चाहे वो हमारा मित्र पाकिस्तान ही क्यों ना हो, याद रखिएगा। ठीक, ये आपका ग्रोथ रेट था या ये अचीवमेंट थे, जो भी थे आई होप अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अचीवमेंट बहुत थे 5 ईयर प्लान के। इसके बाद में एक और है वो एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट मतलब 5 ईयर प्लान ने एम्प्लॉयमेंट पर पूरा फोकस किया, ये ध्यान दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ तो नियरली 5 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उनको एम्प्लॉयमेंट देना था। धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करा और बहुत सारे लोगों को भी रोजगार भी दिया गया। ये अचीवमेंट है उनका। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर आपका क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होगी वो चैप्टर 3 होगी, वो देखिएगा। आई होप वो भी वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।